हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद जॉनी लाल। जैसे कि हम पिछले वीडियो में स्केलेटल मसल की स्ट्रक्चर और फंक्शन कर चुके हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन में जो इलेक्ट्रिकल एंड बायोकेमिकल इवेंट्स हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे ही इलेक्ट्रिकल सिग्नल नर्व इम्पल्स की फॉर्म में प्री सिनेप्टिक नोव में पहुंचते हैं तो जो प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन वो एक्टिव हो जाती है और जिसके कारण प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर जो कैल्शियम चैनल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं और इनकी ओपनिंग के कारण कैल्शियम आयन डिफ्यूज़ करके प्री सिनेप्टिक नोव में चले जाते हैं, जिसके कारण प्री सिनेप्टिक वेसिकल मूव करके प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन को टच करते हैं और फिर एक्सोसाइटोसिस के थ्रू अपने कंटेंट को यहाँ पे साइनेप्स पोर्शन में रिलीज़ कर देते हैं और उन केमिकल्स को हम न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। और उन न्यूरोट्रांसमीटर में जो सबसे इम्पोर्टेंट और मेन जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एसिटाइल कोलिन। तो जैसे ही एसिटाइल कोलिन मसल फाइबर की मेम्ब्रेन जो कि सार्कोली में है और यहाँ पे हम उसको पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। जैसे ही पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के ऊपर जो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स हैं उनके साथ एसिटाइल कोलिन बाइंड करती है तो सोडियम चैनल ओपन कर जाते हैं, जिसके कारण सोडियम आयन अंदर की तरफ चले जाते हैं और पोटाशियम आयन बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है वो बदल जाता है। जो मेम्ब्रेन पहले पोलराइज्ड थी और रेस्टिंग पोटेंशियल में थी, अब वो डीपोलराइज स्टेट में आ गई। सोडियम आयन के अंदर आने के साथ ही मेम्ब्रेन डीपोलराइज्ड होगी। अंदर वाली साइड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और बाहर की साइड पे नेगेटिव चार्ज आ गया। इस कंडीशन को हम डीपोलराइज्ड स्टेट बोलेंगे और तब हम बोलेंगे कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया। अब ये एक्शन पोटेंशियल टी ट्यूब्यूल की सहायता से सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि कैल्शियम का स्टोर है, भंडार है, वहाँ तक आ जाएगा, जिसके कारण कैल्शियम चैनल ओपन कर जाएंगे और फिर कैल्शियम आयन सार्कोप्लाज्म में आ जाएंगे। और सार्कोप्लाज्म में जो एक्टिन फिलामेंट्स है और उन एक्टिन फिलामेंट्स के ऊपर जो ट्रोपोनिन प्रोटीन है और ट्रोपोनिन प्रोटीन की जो सी यूनिट है उसके साथ ये कैल्शियम आयन बाइंड कर जाएंगे, जिसके कारण ट्रोपोनिन में कन्फर्मेशनल चेंज आ जाएगा, यानी कि उसमें मूवमेंट होएगी, रोटेशन होएगी और इस कन्फर्मेशनल चेंज के कारण जो ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन जो हेलिकल फॉर्म में पड़ा है उसमें भी कन्फर्मेशनल चेंज आएगा, यानी कि वो भी रोटेट करेगा और जिसके कारण एक्टिन फिलामेंट के ऊपर जो एक्टिव साइट्स हैं वो एक्सपोज हो जाएंगी। और जो इनहिबिटरी इफेक्ट था पहले कि जिसके कारण मायोसिन हेड, मायोसिन प्रोटीन का और एक्टिन फिलामेंट आपस में इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे थे, अब वो इंटरैक्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि ट्रोपोमायोसिन की जो कन्फर्मेशनल चेंज के कारण जो एक्टिव साइट्स या जो मायोसिन बाइंडिंग साइट थी वो एक्सपोज होगी और जिसके कारण मायोसिन प्रोटीन का जो हेड पोर्शन है वो इन एक्टिन फिलामेंट के साथ जो ट्रोपोमायोसिन बाइंडिंग साइट हैं उनके साथ इंटरैक्ट करेगा और क्रॉस ब्रिजेस की फॉर्मेशन करेगा। इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे मायोसिन हेड क्रॉस ब्रिजेस की फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब जैसे ही मायोसिन हेड
ट्रोपोमायोसिन के साथ इंटरेक्शन करेगा तो उसी टाइम पे जो ATP की ब्रेकडाउन हो जाएगी, क्योंकि इस मायोसिन हेड के अंदर ATPase मायोसिन ATPase एंजाइम है जो उसको तोड़ देगा ADP और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में। अब जिसके कारण हेड बेंड कर जाएगा, हेड में टिल्टिंग हो जाएगी और वो एक्टिन फिलामेंट को स्लाइड कर देगा M लाइन की तरफ। यानी कि इस तरह हम देख सकते हैं हेड की टिल्टिंग के कारण जो एक्टिन फिलामेंट्स हैं, थिन फिलामेंट्स हैं, वो M लाइन की तरफ स्लाइड करना शुरू कर देंगे, जिसके कारण सार्कोमियर का साइज़ छोटा होना शुरू हो जाएगा। वो हम इस स्लाइड में देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दोनों तरह की स्टेजेस दिखाई हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन से पहले वाली स्टेज और मसल कॉन्ट्रैक्शन के बाद वाली स्टेज। तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन से पहले इसमें आपको दो जेड लाइन के बीच सार्कोमियर एरिया नज़र आ रहा है, और जिसमें लाइट बैंड, डार्क बैंड की दोनों तरफ, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो एरिया नज़र आ रहा है वो डार्क बैंड A बैंड है, और A बैंड के बीच में जो लाइट जोन है उसे हम H जोन बोलेंगे, और H जोन के बीच जो डार्क लाइन नज़र आ रही है उसे हम M लाइन बोलेंगे। तो इस दौरान आपको यहाँ पे H जोन नज़र आ रहा है और आइसोट्रोपिक बैंड की थिकनेस भी ज़्यादा नज़र आ रही है। लेकिन जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस होगी तो यहाँ पे H जोन तकरीबन डिसअपीयर हो गया है, वो नज़र नहीं आ रहा है, और जो आइसोट्रोपिक बैंड की लेंथ है वो भी कम हो जाएगी। लेकिन जो A बैंड है, एनाइसोट्रोपिक बैंड है, उसकी लेंथ में कोई चेंज नहीं आया। अब इसमें हम देख सकते हैं कि दो जेड लाइन के बीच का एरिया कम हो गया है। अगर हम यहाँ कंपैरिजन करें तो दो जेड लाइन के बीच का एरिया कम हो गया है, यानी कि सार्कोमियर की कॉन्ट्रैक्शन होगी। अब सार्कोमियर की कॉन्ट्रैक्शन होगी, सारी सार्कोमियर की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो मायोफिब्रिल छोटा हो जाएगा। अगर सारे मायोफिब्रिल छोटे होंगे तो मसल सेल छोटी हो जाएगी। अगर मसल सेल छोटी हो जाएगी तो फैसिकुलाई छोटे हो जाएंगे, और जब सारे फैसिकुलाई छोटे हो जाएंगे तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा। और जब मसल रिलैक्स करते हैं तो ये सारे इवेंट रिवर्स हो जाएंगे, और जब रिलैक्सेशन के दौरान जो है वो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज ब्रेक कर देगा, यानी कि तोड़ देगा एसिटिक एसिड और कोलिन में, और फिर दोनों ही केमिकल वापस डिफ्यूज़ करके प्री सिनेप्टिक नोब में चले जाएंगे। वहाँ पे जाके वो प्री सिनेप्टिक वेसिकल का पार्ट बन जाएंगे, और फिर दोनों फिर से एसिटाइल कोलिन की फॉर्मेशन करेंगे अगले इवेंट के लिए। तो इसी दौरान जो इवेंट मसल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हुए थे वो सारी चीज़ें रिवर्स हो जाएंगी रिलैक्सेशन के दौरान। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसे लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।